नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए सभी प्रेस बंधुओं का, साथियों का, मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। और ये जानते हुए कि बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी आज कोटा भी पहुँच रहे हैं, आप लोगों ने समय निकाला, मैं बहुत आभारी हूँ। और अपनी बात मैं महाप्राण निराला की एक कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूँ जो देश की युवा शक्ति को समर्पित है। तो निराला कहते हैं कि बहने दो, बहने दो, रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है, गरज गरज ये क्या कहती है कहने दो, अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि नौजवान अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को और अपने प्रबल वेग को अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस देश की सरकार को दिखाएं और इस सोती हुई सरकार को जगाएं। और मैं खुद छात्र नेता रही हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूं, इसीलिए आज से नहीं करीब 25 सालों से मैं ये बात मानती हूं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जो आज का युवा है वो हमारे देश का कल है, हमारे देश का भविष्य है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब किसी देश का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में थी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के नव निर्माण की नींव का पत्थर लगाया गया तो उसे नौजवानों के मजबूत कंधों ने ढोया है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा के खिलाफ जब जब क्रांतिकारी गतिशीलता जन्मी है तो वो जन्मी है युवाओं के बीच से, नौजवानों के बीच से, देश के छात्र छात्राओं के बीच से। और मैंने इसलिए कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इतिहास इस बात की गवाही फिर से देगा कि मोदी जी के राज में, मोदी सरकार में जब पेपर लीक ने, रद्द परीक्षाओं ने, परीक्षा में हो रहे कुप्रबंधनों ने, घोटालों ने, स्कैम्स ने, निजीकरण ने, आसमान छूती हुई फीस ने इस देश के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया, नौजवानों की उम्मीदों को, आशाओं को औंधे मुंह गिराया, तब इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने, जननायक ने, राहुल गांधी जी ने कमान संभाली। और आज के दिन यानी कि 17 जून 2026 के दिन इतिहास गवाही देगा कि किस तरह से कोटा में नौजवानों के संघर्ष के, उनकी हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने के प्रणेता बन के राहुल गांधी उभरे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहती हूं कि कोटा सिर्फ राजस्थान का एक शहर नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के सपनों की राजधानी है। और जैसे ही, आप कमाल की बात देखिएगा कि जैसे ही मोदी सरकार को यह पता चलता है कि कोटा में राहुल गांधी जी जेनजी से मिलने वाले हैं, उनके मन की बात सुनने वाले हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है मोदी सरकार। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी कांप काहे रहे हैं इतना? देश में सरकार आपकी, राजस्थान में सरकार आपकी, कोटा के सांसद जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आपके, और इतने आपके हैं, कितने आपके हैं हम सब हर बार संसद सत्र में देख ही लेते हैं। तो ये सब कुछ आपका, तंत्र आपका, प्रशासन आपका, तो ये सारी सरकारी ताकत आपने एक कार्यक्रम को सैबोटेज करने के लिए क्यों झोंक दी है भाई? आप तो G7 की मीटिंग में हैं, वहां थोड़ा कुछ काम कर लीजिए, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे ही सरकार को खबर मिलती है, डर के मारे पसीना छूट जाता है।
और जो G7 के शिखर सम्मेलन का मैंने जिक्र किया, वहां पर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से भारत के 3 नाविकों की हत्या के बाद पहली मीटिंग थी ट्रंप के साथ, और उसमें किस तरह से खीसे निपोर रहे हैं मोदी जी और हा हा खी कर रहे हैं। वो बेशर्मी को तो दर्शाता ही है, पर साथ में मुझे वो गाना भी याद दिलाता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो नाविकों का गम तो है नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो चर्चा की नहीं। गम ये है कि राहुल गांधी कहीं जाकर एक क्रांति ना खड़ी कर दें, कि नौजवान अपने हक को मांगने के लिए आज गतिशील ना हो जाएं। इस गम में जी रहे हैं, शायद रात को नींद भी नहीं आ रही होगी। एक वीडियो आपको दिखाना था, वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण दिखा नहीं पा रहे, पर वो बहुत वायरल है। तो वो वीडियो दिखाता है कि सारी प्रशासनिक ताकत, सारी सरकारी ताकत को झोंक दिया गया कि कोई होर्डिंग पोस्टर ना लग पाए। हर हॉस्टल में, हर पीजी में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर गेस्ट हाउस में एक डराने और धमकाने की कवायद शुरू हो गई है कि किसी तरीके से छात्रों को जाने से रोक दिया जाए। वो वीडियो भी चल रहा है, आप जरा ये वीडियो देखिए। तो कैसे जैसे ही होर्डिंग लगता है, पीछे से ये गाड़ी चलती है वहां कोटा के प्रशासन की, और जो एक एक करके सारे होर्डिंग को, पोस्टर बैनर को हमारे उतारती जाती है। दिखाइए, वीडियो छोटा सा है, लेकिन ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार किस तरह से आज के कार्यक्रम से खौफजदा है, भयाक्रांत है, डरी हुई है। और मैं तो कहूंगी कि ये डर अच्छा है। एक नाकारी, निकम्मी, गैर जिम्मेदार सरकार के मन में डर होना भी चाहिए। ये डर बहुत अच्छा है। और अब थोड़े से मैं तथ्य भी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, पर पहले तो मैं ये कहती हूं कि मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को इस बात का एहसास है। ये जो जिस तरह से आज एक प्रेस वार्ता भी करवाई गई और जो जिस तरह का झूठ परोसा गया, मधुले में कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भाजपा का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो। तो आज भी एक प्रेस वार्ता कराई गई और झूठ परोसने का काम किया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, मोदी जी मन की बात करें तो बहुत बढ़िया है, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, वो परीक्षा में कुप्रबंधन क्यों होता है, वो परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ती है, इस पर कोई और चर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि केवल छपास और दिखास तो मोदी जी की संतुष्ट होनी चाहिए, बाकी कोई सड़क पे संघर्ष भी करे तो भी इन लोगों को आपत्ति है। तो मुझे लगता है बड़ा ही हास्यास्पद था कि आज की प्रेस वार्ता करना, और उस प्रेस वार्ता के जरिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं और माइलेज और हाइप देने का काम आपने किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कितना भी रोकने की कोशिश की जाए, ये जो सोशल मीडिया है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा हथियार हो गया है। और कल से तमाम नुक्कड़ों पर, तमाम चौराहों पर, तमाम जगह पर कोटा में हम देख रहे हैं कि कैसे छात्र समुदाय स्वतः ही निकल कर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद ही खड़े हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी के आने का। और ये जो अफरा तफरी, बदहवासी मोदी सरकार और राजस्थान की सरकार में दिखाई दे रही है, मुझे ये लगता है कि ये इस बात का एहसास है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब जो बीज बोया है उसकी फसल काटने का समय आ गया है, जैसी करनी की थी उसे भरने का समय आ गया है। इसीलिए इतनी ज्यादा छटपटाहट है और इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि छात्रों की गूंज सुनाई ना दे देश में। इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि छात्रों की हुंकार को, नौजवानों की हुंकार को दबाया जा सके। इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि इस देश के विद्यार्थी, इस देश के अभ्यर्थी अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद ना कर पाए। और इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो हाथ बढ़ाया था, जिसे जेन ज़ी ने थाम लिया है, तो इस थामे हुए हाथ की ताकत से कहीं मोदी जी का सिंहासन न डोल जाए। चिंता असल में इस बात की है। पर मैं यहां भी थोड़ा सा इतिहास को लाना चाहती हूं और मैं इतिहास के पन्ने पलटकर याद दिलाना चाहती हूं मोदी जी को कि आपने राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से भी रोका था।
मैं भी चली थी उस दिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ, और अपनी आंखों से मैंने देखा था कि कैसे अपनी पुलिस से आपने बदसलूकी करवाई, धक्का मुक्की करवाई। राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से रोका। बिहार के चुनाव से पहले जब शिक्षा संवाद किया एनएसयूआई ने, तो राहुल गांधी जी को आपने दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोका। आपने संभल के पीड़ितों से मिलने से जाने से रोका। आपने लखीमपुर के किसानों से मिलने जाने से रोका। आपने मणिपुर जाने से रोका। लगातार परेशान करना, राह में अटकलें डालना, भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है उससे मोड़ देना, तमाम आपने काम किए। नौजवान जब खड़े हुए सड़कों पर और कहा कि रोजगार दीजिए, तो उनको विरोध प्रदर्शन से रोका, लाठियां भांजी। 47 डिग्री की गर्मी में जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी, 50 से ज्यादा कार्यक्रम सड़क के संघर्ष पे किए, तो उनको रोका गया, वाटर कैनन से उनको मारा गया, लाठियां भांजी गई। लेकिन आप इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। जब जब आपने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, जब जब आपने कांग्रेस के बब्बर शेरों को रोकने की कोशिश की, तो आपने हमेशा मुंह की खाई है। वो भट्टा पर सॉल हो, वो किसानों के 3 काले कानून हो, वो मणिपुर में राहुल गांधी जी का जाना हो, या भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर और कन्याकुमारी को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने की कवायद हो, राहुल गांधी जी के इरादों के फौलाद को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सड़क के संघर्ष को ना आप तोड़ पाए हैं, ना आप रौंद पाए हैं। और मैं 2-4 बातें और यहां पर रखना चाहती हूं। देश के नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने बखूबी निभाई। भारत में जो यूथ बल्ज है, जो नौजवान हैं, उनके दुख दर्द के साथी बने। बार बार जो पेपर लीक होते हैं, बार बार जो मेहनत की लूट होती है, बार बार जो सपनों का सत्यानाश किया जाता है आपकी सरकार और एक पूरे भ्रष्ट और ठप शिक्षा मंत्रालय के जरिए, उसको बहुत मुखर होकर संसद में उठाया। और गर्व है मुझे इस बात का कि इकलौते नेता थे ऐसे देश में जिन्होंने कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज इस देश के नौजवानों के साथ मिलाया। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो एनटीए बैन की मांग कर रहे हैं छात्र, लगातार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र, उनकी आवाज को एम्पलीफाई करने का काम किया, बुलंद करने का काम किया तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। कोएम्ट की संदेहास्पद भूमिका जो रही, उस पर सवाल उठाए। सीबीएसई ओएसएम घोटाले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, जिसको दिग्विजय सिंह जी चेयर करते हैं, उस कमिटी ने मौका दिया कि सार्थक सिद्धांत वहां पर आए, जो कि विसिल ब्लोअर थे इस पूरे प्रकरण के, एक 17 साल का होनहार जागरूक लड़का, उसको प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। राहुल गांधी जी छात्रों के मन की बात सुनने के लिए एक डेलीगेशन से मिले, समस्या को समझा, क्या असमंजस है भविष्य को लेकर, क्या दुविधा है परीक्षाओं को लेकर, इसको जाना, नब्ज को टटोला। अब मैं जानना चाहती हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुंह छिपाने के अलावा इस पूरे प्रकरण में क्या किया? मैं जानना चाहती हूं कि अपने मुंह पर ताला लगाने के अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने 50 बड़े संघर्ष किए, सड़क के संघर्ष किए। विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने क्या किया? और शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए आज विद्यार्थी परिषद के हर सदस्य को भी, कि धर्मेंद्र प्रधान खुद भी विद्यार्थी परिषद से आते हैं। और जब नेता ऐसा हो तो उसके कार्यकर्ता, उसके फॉलोअर्स कैसे होंगे? जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समुदाय के साथ आपने क्या किया, मैं जानना चाहती हूं। पर सवालों के जवाब देना तो आपकी तासीर में है ही नहीं, तो मैं ही बताती हूं। चाहे मोदी जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा हो, कोई भाजपाई हो, संघी हो, अंधभक्त हो, आप लोगों ने इस देश के नौजवानों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनके सपनों को चूर चूर किया है,
उनकी हर उम्मीद, उनकी हर आशा, उनकी हर महत्वाकांक्षा, उनकी हर इच्छा को तार तार किया है। इसीलिए मैं कहती हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जवाबदेही का दिन है, आज जिम्मेदारी तय करने का दिन है, आज कटघरे में खड़ा करने का दिन है, आज सवालिया निशान दागने का दिन है। और बहुत ही भारी व्यथित मन से मैं कहती हूं कि आज प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, अंशिका पांडे, आकांक्षा चतुर्वेदी और उमेश माली को सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। एक भ्रष्ट व्यवस्था ने इन होनहार बच्चों की जान ले ली। आज श्रद्धांजलि उस नौजवान को भी देंगे हम, जो सुनहरे चमचमाते सपने लेकर एक खचाखच भरी ट्रेन में बैठा, सिर्फ इसलिए कि एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए। लेकिन इस देश के नौजवानों को कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी देने वाली सरकार कहां होश में आई। वो घुटन से दम तोड़कर मर गया, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। ऐसी संवेदन शून्य सरकार है ये, ऐसे संवेदन शून्य प्रधानमंत्री हैं कि किसी भारतीय के जान की कोई कीमत नहीं। कल भी वहां पर मेलानी जी के साथ इंस्टाग्राम पर कितने वायरल हुए, इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। कल राहुल गांधी जी ने लिखा कि जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। तो आज आवाज ऊंची करके सरकार को जगाने का दिन है, एक शांतिपूर्ण क्रांति के हुंकार और गूंज का दिन है। और इस क्रांति की गूंज मैं चाहती हूं कि पूरे देश में सुनाई दे। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपील भी करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा छात्र आज के इस कार्यक्रम से जुड़ें, राहुल जी के साथ जुड़ें, जेनजी के साथ जुड़ें। जिन छात्र छात्राओं को समस्याएं रही हैं वो तो आए ही, जिनको नहीं भी है तो अपने समुदाय के साथ खड़े होने के लिए जुड़ें। और जाते जाते एक कल जो निर्णय मोदी सरकार ने लिया, मैं सोचती हूं उस पर भी 2 शब्द जरूर कहने चाहिए। बड़ी चर्चा में वो निर्णय है। तो अब ये बात तो किसी से छुपी रह नहीं गई कि देश में बिना एयरफोर्स और आर्मी की मदद के मोदी सरकार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं करा सकती। जब तक आर्मी और एयरफोर्स का इंटरवेंशन ना हो, एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा अच्छे से नहीं हो सकती है इस देश में। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि 10 साल से करीब 89 पेपर लीक हुए हैं और यही सिलसिला चलता ना रहे, इसीलिए सरकार का ये कहना था कि हमने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है। तो भैया 90 पेपर लीक होने के बाद सरकार को प्रिवेंटिव मेजर याद आ गया, मैं तो इसके लिए ही धन्यवाद देती हूं। पर वो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि एनटीए की सिफारिश या अनुरोध के चलते टेलीग्राम को अगली नीट परीक्षा तक के लिए ब्लॉक या बैन कर दिया गया है। यानी कि पूरा छात्र समुदाय जिस एनटीए को बैन कराने के लिए सड़कों पर है, उस एनटीए के अनुरोध पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। तो अब मैं तो क्या ही इस पर कह सकती हूं। अब ये तो वो बात हुई कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो डायपर बदल दो, अगर किसी को बुखार है तो थर्मामीटर तोड़ दो, प्याज महंगी है तो खाना छोड़ दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीएसई के पदाधिकारियों का तबादला कर दो। और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की रूट कॉज या जड़ पर जाने के बजाय एक बैंडेड सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपका दो, थोड़ी लीपापोती कर दो, थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन दे दो और कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा दो। लेकिन ये अब बहुत पुरानी तकनीक हो गई है मोदी जी, अब ये चलने वाली है नहीं। और देखिए विपक्ष तो बाद में बोलेगा, पहले कल टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर जो हैं पावेल दुरोव जी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये तो बता दीजिए कि आप इतने नकारा और निकम्मे हैं कि आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो जो 15 करोड़ टेलीग्राम के यूजर हैं वो क्यों खामियाजा भुगतेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं है तो पेपर लीक तो किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है, वीपीएन बदलकर लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने पूछी जो गौरतलब है, उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव वॉर के चलते ये बैन या ब्लॉक किया गया है। वो रिलायंस इज पार्शियली ओन्ड बाय मेटा जो व्हाट्सएप चलाता है,
तो ये व्हाट्सएप को तरजीह दिलाने के लिए तो ऐसा नहीं है आपने किया कि टेलीग्राम को बैन कर दिया, अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलती है, क्योंकि अब व्हाट्सएप पर तो पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है। सारा अंधभक्तों का ज्ञान, सारा ट्रोलर्स का ज्ञान, कांग्रेस के लिए झूठ पे झूठ, सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से में परोसा जाता है। और अब हम नहीं जानते कि मोदी जी की डिग्री कितनी सच्ची है, नहीं है, पर अब ये समझ में आ रहा है कि कहा मोदी जी ने था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर लगता है कि असल में वो है ना पढ़ा था ना पढ़ने दूंगा, ना डिग्री ली थी ना लेने दूंगा। पर हाँ, नहीं, माफ कीजिए भाई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो है मोदी जी के पास, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आज मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूं कि 17 जून आज कोटा में, 10 जुलाई इलाहाबाद में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में जेनजी की आवाज बुलंद होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे, एनएसयूआई विनोद जाखड़ के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब के नेतृत्व में, और कांग्रेस का हर बब्बर शेर करेगा। और मैं चाहती हूं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था से परेशान जो भी हो, छात्र छात्रा हो, उनके अभिभावक हो, कंसर्न सिटीजन हो, सबको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपनी नाकामियों को, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। और ये वक्त है कि हम भी दिखाएं कि जब जनता जागरूक होती है, जब युवा जागरूक होता है, तो सरकार का कोई पैंतरा नहीं चलता। और मैं अपनी बात पाश की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूं। तो पाश ने कहा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ चुपचाप सहते जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो 2 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाकर कैसे उस सपनों को चकनाचूर किया। पहले कहा कि जुमले हैं, फिर कहा कि नाली की गैस पर पकौड़े तलो, और आज इस लायक भी नहीं छोड़ा कि सालों साल मेहनत करने के बाद, अपनी जमीन कर्जा लेने के बाद, सोना अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद जो माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके पेपर लगातार लीक हो, परीक्षा रद्द हो, उनके जीवन का हर सपना तार तार हो, इस लायक करने, इस बदहाली पर छोड़ने वाले मोदी जी, आपकी जो साजिश है कि नौजवानों को इतना हताश कर दो, इतना निराश कर दो, बेरोजगारी इस कदर लाद दो कि या तो वो आत्महत्या की तरफ धकेल दिए जाएं या फिर हिंसा और सांप्रदायिकता की तरफ धकेल दिए जाएं, इस देश का नेता प्रतिपक्ष जननायक वो नहीं होने देगा। राहुल जी नहीं होने देंगे, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस नहीं होने देगी, कांग्रेस का हर संघर्ष का साथी आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं चाहती हूं कि इसी प्रेस वार्ता से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो वो जरूर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। जिक्र किया मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग का कि वो उनको नींद नहीं आ रही है, राहुल गांधी वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, और लेकिन वो वहां पर G7 में ध्यान दें। तो आपको क्या उम्मीद है कि जो हमारे 3 लोग मारे गए ओमान के तट पर, उसका मुद्दा वो उठाएंगे? मार्को रूबियो ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के लिए, उसका मुद्दा वो उठाएंगे ट्रंप के सामने? देखिए, ये कहा जाता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अब मोदी जी से किसी को उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को, विपक्ष को तो नहीं है, और अब इस देश की जनता को भी नहीं। मोदी जी के कल जो फुटेज जारी हुए, उनकी भाव भंगिमा को देखकर कहीं से आपको लगता है कि वो हमारे देश के 3 नाविकों की हत्या जो अमेरिका ने की, उसके प्रति जरा सी भी लेश मात्र भी गंभीरता या संवेदना उनमें है? अगर वो मेलेनी जी से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप और मैं इंस्टाग्राम पर कितना वायरल हुए, तो आप समझिए कि क्या गंभीरता होगी, उनके मन में क्या दुख होगा, क्या पीड़ा होगी, और कितनी उनकी रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होगी। अगर वो ट्रंप से मिलते हुए हाहा ही खीखी फीफी कर रहे हैं, और वो एक
टर्न पोस्चर से भी ये नहीं दिखा पा रहे हैं, लाल आंखें तो छोड़िए और 56 इंच का सीना तो सुहा हो गया, उनका पोस्चर भी ये नहीं दिखा रहा है कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई पीड़ा है। मैं समझती हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और किस तरह से बार बार हमारे मतलब आप हमारे ही जख्मों पर नमक रगड़ने की बात करते हैं। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि हमारे नाविकों को मारा और फिर आप अमेरिका हमारे ही कान उमेट रहा है कि हमारे जो सैन्य निर्देश हैं उनका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। कितना नतमस्तक होंगे मोदी जी, कितना सरेंडर, कितना कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे, ये देश आज जानना चाह रहा है। धन्यवाद।